जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि ईद का टाइम जो है वो आपने अच्छा बेहतरीन तरीके से स्पेंड किया होगा और अब आप लोग थोड़े परेशान होना शुरू हो गए होंगे कि हमारा टेस्ट जो है अब वो करीब है। जिन बच्चों का ई कैट का पेपर हो चुका है, जिन्होंने कैंपस के ऊपर प्रिपरेशन की थी हमारे साथ, उनका बड़ा अच्छा हमें फीडबैक मिला जी अभी तक। उम्मीद करता हूँ कि जब उनका रिज़ल्ट आए तो अल्लाह हमारे स्टूडेंट्स को कामयाबी दे। इसी तरह आई होप कि जब आप लोगों का रिज़ल्ट आए तो आप लोगों का भी फीडबैक हमें अच्छा मिले। अब आप लोगों को आवाज़ मेरी ठीक आ रही होगी। अब से हम काम जो है वो थोड़ा तेज़ी से किया करेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो अब मैं आपके एंड पे छोड़ूंगा आज के लेक्चर के बाद। जैसा कि अभी मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो आर्टिकल जो हम कर रहे थे वो कंप्लीट करवाऊं, और इससे रिलेटेड आगे जो कुछ और चीज़ें हैं वो आपके ऊपर होंगी। आप उनको खुद से प्रिपेयर करेंगे, उनको पढ़ेंगे और जो है वो आप मुझे क्लास के अंदर हम उनको डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर टेस्ट रखा जाएगा। ठीक है जी। ज़रफ़शान गफ़ार बेटा अपने पेज को रिफ़्रेश करें, यहाँ पर वैसे शोर होना तो नहीं चाहिए। चलें जी, डेफिनेट आर्टिकल हम कर रहे थे। इसमें लास्ट टाइम जो हमने रूल मैंने आपको बताया था वो ये था कि जब भी हम कोई सेलेस्टियल बॉडीज़ लिखते हैं तो उनके नाम के साथ जो है वो हमें लगाना पड़ता है द डेफिनेट आर्टिकल। इसी तरह जो माउंटेन रेंजेस हैं, आइलैंड्स हैं, मुख्तलिफ जो दो कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, उनके साथ दा आ जाता है। शिप्स के नाम के साथ जो है, डेजर्ट्स के साथ, ग्रेट बुक्स जो हैं, माउंटेन रेंजेस, रिवर, सीज, इन सब के नाम के साथ जो है वो दा का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, आज का सिलेबस मार्क क्या, आज हमारा टेस्ट है। ओके, शोर आ रहा है, लेट मी चेक फॉर अ मोमेंट। अब देखिएगा क्या अब जो है वो शोर कुछ कम हुआ है जी मेरा बेटा। अब मुझे बताएं क्या आवाज़ क्लियर हुई है। अच्छा जी जी। देखें, आज जो आपका FLP है उसके अंदर आपको पता है कि जो हमारा FLP होता है, जो कंबाइंड टेस्ट होता है, उसके अंदर वोकेबलरी होती है। तो वही वोकेबलरी से रिलेटेड ही वर्ड्स होंगे जी हमारे। ठीक है। अच्छा जी, वैसे ऐसा इशू आना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं देख लेता हूँ। ले जी, अब नहीं आपने कहना कि शोर आ रहा है, अब जो है वो आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। ठीक हो गया जी। चले जी, शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसके आई थिंक अब तक हम जो है वो कितने रूल्स कर चुके हैं जी। 1 2 3 4 5 रूल्स कर चुके हैं। डेफिनेट आर्टिकल द, इसका रूल नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। वो ये हमें कहता है कि इट इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव। देखें, आपको याद है कि जब हम इंडेफिनेट आर्टिकल कर रहे थे, ओके कोई बात नहीं जी। किस चीज़ की आवाज़ है ये मेरे पीछे जो है। नहीं, हैदर रूल नंबर 2 पे नहीं थे हमने, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था इसके अंदर हमने किया था, और भी 5 आई थिंक मैंने आपको रूल करवा दिए थे। इसके बाद हम आज देखने जा रहे हैं वो ये है कि इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव डिग्री आ जाए एडजेक्टिव की तो उसमें हम जो है वो ए या एन लगा सकते हैं। ये एक थोड़ी इसके अंदर चेंज ये आ जाती है कि एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल दा जो है वो किस वक्त आ सकता है। वो इस तरह आ सकता है कि इन ए कंस्ट्रक्शन फॉर्म
ए noun phrase with a plural meaning। ये बहुत ही आसान है। इससे पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल में एक रूल मैंने आपको करवाया था कि जब कोई ऐसा नाउन जो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ये उसी से मिला जुला है कि जुमले के अंदर हम अगर कोई ऐसी नाउन फ्रेज लिखें, जुमले के अंदर ये याद रखें, जुमले के अंदर ऐसा एडजेक्टिव जो कि नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है कि फिर वो एडजेक्टिव नहीं रहा, वो एडजेक्टिव जुमले के अंदर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है और वो नाउन जो है वो एक नाउन फ्रेज की शक्ल में लिखा जाता है और वो नाउन फ्रेज क्या करती है, वो एक प्लूरल मीनिंग देती है। तो इस सेंस के अंदर फिर जब वो एडजेक्टिव जिसको हमने नाउन के तौर पर जुमले के अंदर लिखा है उस नाउन के साथ हमें हमेशा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना पड़ता है। ये कौन से हैं, जैसा कि देखें द रिच, ठीक है, द पुअर, द वीक, द डेड एटसेट्रा, बेशुमार इस तरह बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं एक सेंटेंस करवाता हूं, मैं कहता हूं द रिच शुड हेल्प पुअर, फुल स्टॉप, 1 2 3 एंड 4। लेट्स से ये हमारा डी पार्ट है, इसी तरह ए बी सी डी। अब ये जो आपके सामने सेंटेंस है जी सादिया, मैं अभी आपको समझा, देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान ये रूल है कि जुमले के अंदर एक ये वैसे देखें ये रिच, पुअर, वीक, डेड, इसी तरह देखें द स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन ये जुमले के अंदर ये एडजेक्टिव जब नाउन फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और वो नाउन फ्रेज जो है वो जुमले में प्लूरल मीनिंग जब प्रोवाइड करता है तो वो कहता है कि फिर उसके साथ हमें दा का इस्तेमाल करना चाहिए। यहां पर ये द रिच का मतलब क्या है, रिच पीपल, अमीर लोग, इसका मतलब है कि ये सब अमीर लोगों की बात कर रहा है। जब सबकी बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि ये प्लूरल है। तो अब ये देखें कि इस जुमले में द रिच शुड हेल्प पुअर, गरीब लोगों के, इसका मतलब है कि तमाम गरीब लोगों की। तो यहां पर फिर एक मिस्टेक है, वो क्या कि ये एग्जैक्ट सेंटेंस कैसे होना चाहिए था, द रिच शुड हेल्प द पुअर। इसी तरह देखें, मैं कहूं डैश पुअर डिजर्व अवर सिंपथी, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, डैश पुअर डिजर्व अवर सिंपथी। अब गरीब लोग जो हैं वो डिजर्व करते हैं हमारी हमदर्दी। अब यहां पर गरीब लोग, इसका मतलब है पुअर पीपल। जब पुअर पीपल की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है सारे गरीब लोग। तो इस फिर नाउन के साथ हमने यहां पर बेसिकली ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन फ्रेज के तौर पर जुमले में इस्तेमाल हुआ और वो प्लूरल मीनिंग दे रहा है, तो फिर उसके साथ हमें दा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। इसी तरह देखें, मैं एक और, जैसे कभी अभी आपने देखा होगा को वो लेबनान में बरूत में जो कल धमाका हुआ है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वी शुड प्रे फॉर डैश इंजर्ड, हमें जख्मियों के लिए दुआ करनी चाहिए। अच्छा जी, बात सुनिएगा, क्यों ये बच्चे ना काफी देर से कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही। देखिए क्या इशू आ रहा है यहाँ पे, आवाज तो साउंड तो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा जी बेटा, वो कह रहे हैं शोर बहुत ज्यादा है। चले खैर,
ठीक है, थ्री पे इधर चलें जी। अब आप लोगों को शोर नहीं आएगा। अब देखें, वी शुड प्रे फॉर द इंजर्ड, हमें जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो इसका मतलब है तमाम जख्मियों की बात की जा रही है। तो यहां पर फिर हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा, हमें दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। मैं इसको अब जो है वो इरेज करने लगा हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो ये है कि बहुत ही आसान, ये तो आपको मुझे एग्जांपल भी देने की जरूरत नहीं है कि बिफोर फेमस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, कि जब भी किसी मशहूर इमारत या किसी मॉन्यूमेंट का नाम लिख अब देखें, अब ठीक है। हेलो, हाँ जी, अब ठीक है। ये मेरे ख्याल ये ना कर रहा है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो ये है कि जब किसी फेमस बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट का जिक्र किया जाता है तो उसके नाम के साथ भी फिर हमें दा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये सेंटेंस आपके सामने है, अब आपको खुद ही पता चल गया होगा इसके अंदर जो है वो क्या गलती है। इसी तरह देखें, मैं कहूं गेटवे ऑफ पाकिस्तान attracts a lot of tourists. A, B, C, D। अब ये सेंटेंस आपके सामने है, आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए। जी बेटा जल्दी से बता दें कि ये जो है वो इन सेंटेंसेस के अंदर क्या मिस्टेक है। ओके जी, जबरदस्त। आगे आ गया रूल नंबर 8 जो हम कर रहे हैं। ये तो मुझे मेरा ख्याल करवाने की भी जरूरत नहीं है। जो ये अभी मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं वो ये है कि बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, जुमले में जब भी सुपरलेटिव डिग्री जो है वो इस्तेमाल की जाएगी एडजेक्टिव की, तो उसके साथ जो है वो दा का इस्तेमाल होगा। जी रिमशा बेटा, मैं अभी आपको बताता हूं। ये बस हमारा जैसे लेक्चर खत्म होगा ना, तो इसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं कि वोकैबुलरी कहां से कहां तक आपने प्रिपेयर करनी है। ये जो बच्चे कह रहे हैं कि 100 + 95 और ये वो, नहीं, इस तरह नहीं है।
ये मैं अभी आपको बताता हूं कि कितनी वोकैबुलरी आपने कहां से करनी। ये रूल मेरा ख्याल है, ये जो रूल नंबर 8 अभी हमने लिखा है, मुझे बताएं इसकी कोई एग्जांपल किसी को अगर समझ नहीं आई। ओके, मैं रूल नंबर 7 रिपीट कर देता हूं। बेटा रूल नंबर 7 सना ये है कि जब भी किसी फेमस बिल्डिंग या किसी मॉन्यूमेंट का, कोई तारीखी इमारत का जिक्र किया जाएगा तो उसके नाम के साथ हम हमेशा जो है वो दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे देखें यहां पे आई विजिटेड ताजमहल, ताजमहल जो है वो बेसिकली एक मॉन्यूमेंट है, तो इसके साथ फिर दा का इस्तेमाल होना चाहिए था। इसी तरह गेटवे ऑफ पाकिस्तान, बाबे पाकिस्तान या बाबे इस्लाम, जो भी आप कहें, ये भी एक मॉन्यूमेंट है, तो इसके साथ दा का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरह देखें बाकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे लेट्स से कि मैं कहूं शाही किला, अब ये एक फेमस बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है। इसी तरह मीनारे पाकिस्तान, या दुनिया के अंदर बाकी भी जो भी फेमस बिल्डिंग्स होंगी, जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके नाम के साथ हमेशा जो है वो दा आता है। इसी तरह रूल नंबर 8 बहुत ही आसान है कि जब भी किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो फिर उसके साथ आपको जो है वो दा लगाना पड़ेगा। जैसे देखें द बेस्ट, ठीक है, द क्लेवरेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट। तो देखिए मोस्ट आ जाए, EST आ जाए, या कोई इरेगुलर एडजेक्टिव आ जाए, जब आप किसी की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ फिर आपको जो है वो दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सना मॉन्यूमेंट का मतलब है कोई तारीखी इमारत, कोई तारीखी इमारत जो होती है। जी बिल्कुल रमीज, जैसे पीसा टावर है। ताजमहल के आगे C&D क्या है? यस्टर ईयर, यस्टर ईयर प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर जिसे हम कहते हैं। चलें जी, क्लियर हो गया। अब मैं इसको इरेज करके आगे चलता हूं। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 9, और वो ये है कि इट इज यूज्ड बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स। जब जुमले के अंदर हम ऑर्डिनल नंबर्स लिखते हैं तो उसके साथ फिर हमें दा का इस्तेमाल जरूर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखें ऑर्डिनल नंबर्स क्या हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 100, 200, थाउजेंड्स, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। जब ये हम लिखते हैं तो फिर उसके साथ हमें जो है वो हमेशा दा का इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं आई डू नॉट नो थर्ड बॉय। जी जी बिल्कुल। अब ये देखें आई डू नॉट नो थर्ड बॉय। अब यहां पर इस जुमले के अंदर हमने एक ऑर्डिनल नंबर इस्तेमाल किया है, तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए तो उसमें फिर आपको दा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह देखें, मैं कहूं ही इज फर्स्ट स्टूडेंट इन द क्लास, चले या ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास कर लेते। अब अगेन देखें हमने ऑर्डिनल नंबर यूज किया है तो हमें फिर यहां पर भी दा का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि बेटा आर जो है वो ऑर्डिनल नंबर नहीं है। इशरत कह रहे हैं या कह रही है कि कोई वर्कशीट ही अपलोड कर दें। मेरा ख्याल है वर्कशीट ईद से पहले मैंने सबमिट करवा दी थी। मैं अभी जो है वो पूछूंगा क्लास के बाद कि वो अपलोड हुई है या नहीं है। अगर नहीं हुई तो वो डेफिनेटली मेरा बेटा अपलोड हो जाएगी, और इसके ऊपर 2-3 और भी वर्कशीट्स जो हैं वो आज शाम को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कल इंशाल्लाह वो आपको इसके ऊपर अच्छी खासी वर्कशीट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। और पहले जो है वो मैंने 2 वर्कशीट्स, मुझे याद आ गया, 2 वर्कशीट्स इसके ऊपर मैंने जो है वो सबमिट करवाई थी। लेट्स सी कि वो अभी तक अपलोड हुई है या नहीं, वो आज ही मैं पता कर लेता हूँ।
रिमशा ने कहा कि शी स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास, रॉन्ग और राइट सर बता दे। देखिए बेटा, ऑर्डिनल नंबर जब हम यहां पर कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली जुमले के अंदर जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये ऑर्डिनल नंबर जब एडजेक्टिव के तौर पर, चले मैं ये साथ लिख दूं, यूज्ड एज एडजेक्टिव। ये ऑर्डिनल नंबर जब जुमले के अंदर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो उस वक्त इनके साथ जो है वो दा आता है। अगर ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते तो फिर इनके साथ दा जो है वो नहीं आएगा। जी स्टूडेंट समझ आ गई रिमशा और बाकी स्टूडेंट्स भी जिन्होंने ये क्वेश्चन किया? अच्छा कि आपने पूछ लिया, चले क्लैरिटी हो गई कि जब ये ऑर्डिनल नंबर जुमले के अंदर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो उस वक्त इनके साथ दा आएगा। अगर ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते तो उनके साथ फिर दा नहीं आता। चलें जी, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। रूल 10 ये हमें बताता है, चले ये खैर बाय द वे हमने कर लिया। एक रूल था वो बहुत ही सिंपल है, वो आपने पहले भी उससे रिलेटेड किया हुआ कि जब हम कोई ऐसा नाउन लिखते हैं जो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ फिर जो है हैदर बेटा, ये अभी तो हमने ये देखें, ये किसी स्टूडेंट ने लिखा भी कि शी स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। तो अब देखें यहां पर हमने एक ऑर्डिनल नंबर लिखा है, लेकिन ये ऑर्डिनल नंबर जुमले के अंदर जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वो कहां पर स्टैंड कर रही है? वो पहली पोजीशन पर। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। और चूंकि ये ऑर्डिनल जुमले के अंदर एडजेक्टिव नहीं है तो फिर इसलिए जो है जी ठीक है जी, ओके कामिल बेटा, बस हमारे जो है इससे रिलेटेड डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड यही रूल्स मैंने आपको करवाने थे, करवा दिए। कुछ जो चीज़ें इसके अंदर मैं आपको और मजीद बताना चाहता हूँ वो ये है कि किन सिचुएशंस के अंदर हम ये डेफिनेट आर्टिकल जो है दा इस्तेमाल नहीं कर सकते। किन सिचुएशंस के अंदर, जी बेटा यही बताने लगा हूं कि कब कब आप डेफिनेट आर्टिकल दा जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले नंबर पर बिफोर प्रॉपर नाउन्स। जब आप कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उनके साथ आपको जो है वो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे देखें, मैं कहूं लाहौर, इसी तरह देखें मैं कहूं मिसेस नासिर, इसी तरह मैं कहूं मिस्टर अहमद। तो जुमले में जब कोई हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो फिर उसके साथ आपको जो है वो दा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, आई विजिटेड द लाहौर लास्ट ईयर, फुल स्टॉप। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है कि एक प्रॉपर नाउन यूज किया है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हमें दा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें मेरा ख्याल है कुछ भी मुश्किल जो है वो नहीं है। बताएं जी, इसमें कुछ मुश्किल है? समझ आ गई सबको? ओके। अब इस रूल के अंदर एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन यह है कि इफ वी particularize a proper noun, then we can use the। अगर किसी प्रॉपर नाउन को जुमले के अंदर हम स्पेसिफाई कर दें, पार्टिकुलराइज कर दें, तो फिर उसके साथ दा का इस्तेमाल जरूर होता है। याद होगा कि डेफिनेट आर्टिकल के पहले कुछ रूल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या किसी मटेरियल नाउन को पार्टिकुलराइज कर दें तो उसके साथ फिर दा जो है वो हमें जरूर लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहूं आई एम impressed by honesty that he shows towards me। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ऑनेस्टी की जगह कुछ भी लिख दें,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब देखें, आई एम इंप्रेस्ड बाय ऑनेस्टी दैट ही शोज टुवर्ड्स मी। मैं उसकी उस ईमानदारी से मुतासिर होता हूं जो ईमानदारी वो मेरी तरफ दिखाता है, जिस ईमानदारी से वो मेरे साथ पेश आता है। अब यहां पर देखें, ईमानदारी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको एज ए जनरल कॉन्सेप्ट के अंदर हम नहीं इसको लिख रहे, बल्कि हमने यहां पर इसको पार्टिकुलराइज कर लिया। सिर्फ वही ऑनेस्टी जो मुझे दिखाई जाती है, हो सकता है कि किसी और को वो उतनी ऑनेस्टी से ना पेश आता हो। यहां पर हमने इसको पार्टिकुलराइज कर लिया है। जी मैं आपको बताता हूं हैदर, तो फिर यहां पर फिर हमें जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रॉपर नाउन है हैदर। देखिए, आपको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, ये है प्रॉपर नाउन है, ठीक है, नाम है, लेकिन इसके साथ दा आता है। मैंने आपको ये पहले भी कंट्रीज के नेम्स के साथ दा नहीं आता, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये नाम हैं जिनके साथ जो है, जैसे पहले यूएसएसआर हुआ करता था, तो इनके साथ जो है वो दा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखें, सना कह रही है कि अली इज प्रॉपर नाउन, तो दा यूज क्यों होता है बिफोर। देखिए बेटा, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं आता। किसी प्रॉपर नाउन के साथ दा हम उस वक्त लिखते हैं जब हम उसको पार्टिकुलराइज करें, उसको स्पेसिफाई करें। देखें, अभी मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। मैं कहूं आई हैव ए फ्रेंड, ये सना बेटा आपके लिए है, फुल स्टॉप, हिज नेम इज अली। अब यहां पर देखें, हमने ये अली वर्ड लिखा है, ये प्रॉपर नाउन है। हम इससे पहले जो है वो कोई भी अपना आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। अब इसी को अगर मैं पार्टिकुलराइज करूंगा, इसी अली को, तो फिर मैं जो है वो उसको हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा लगाएंगे। देखें, इसी तरह ही इज द अली दैट आई met in my childhood। चले इस तरह कर लेते हैं कि I have friends and most of them are named as Ali। मेरे ज्यादातर दोस्त हैं ऐसे जिनका नाम जो है वो अली है। अब ये देखिएगा, अब मैं इसको अंदर चेंज कर रहा हूं, बट माई नेबर एंड फ्रेंड इज द अली दैट आई मेट इन माई चाइल्डहुड। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका नाम अली है, लेकिन मेरा हमसाया और मेरा दोस्त वो अली है जिसको मैं बचपन में मिला था। अब आपके सारे दोस्त जिनका नाम अली है, जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ बचपन में मिले। यहां पर अब ये जो हमने दा अली लिखा है, ये वो अली है जिसको आप बचपन से मिले, उसके बाकी नहीं। तो अब यहां पर देखें, हमने फिर क्या किया है कि हमने जब किसी को पार्टिकुलराइज करना होता है तो फिर उसके साथ हम दा लगाते हैं, अदरवाइज उसके साथ दा जो है वो नहीं लगाते। अगेन वही इन्होंने पूछा कि डॉक्टर या प्ले के साथ दा आता है। देखो, अगर मैंने आपको इसके रूल के अंदर बताया था कि अगर गिवन सिचुएशन के अंदर हमारे पास एक ही चीज मौजूद हो, कि अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर कोई बात कर रहे हैं, कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और उस सिचुएशन के अंदर सिर्फ वो गिवन कैरेक्टर वाहिद ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है, तो फिर उसके साथ हमें जो है वो दा का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं अभी आपको यह भी समझा देता हूं, ये जो जिसने पूछा ना, अब देखिए बेटा, एक और एग्जांपल मैं कहूं ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। अब यहां पर हमने जनरलाइज किया है, हमने स्पेसिफाई नहीं किया। इस सिचुएशन के अंदर जब जनरलाइज किया तो हमने इसके साथ दा लगा दिया। अब मैं कहता हूं, देखें, हियर कम्स द डॉक्टर। अरे देखो,
डॉक्टर आ गया। अब यहां पर कोई डॉक्टर नहीं आया, ये वही डॉक्टर है जिसका पहले जिक्र किया गया है, या फिर ये वही डॉक्टर है जिसके साथ आपकी बातचीत की गई, ये वही डॉक्टर है जो इस सिचुएशन के अंदर वाहिद है। जब हम कहते हैं हियर कम्स द डॉक्टर, वो देखो वो डॉक्टर आ गया, इसका मतलब है कि यू आर पॉइंटिंग आउट टुवर्ड समथिंग, उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं। तो जब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आप स्पेसिफाई कर देते हैं। तो जब किसी चीज को स्पेसिफाई किया जाता है, पार्टिकुलराइज किया जाता है, तो उसके साथ फिर दा का इस्तेमाल होता है। रमीज, हाँ, डॉक्टर जॉन वॉस्टन, देखो बेटा डॉक्टर जो है वो बेसिकली क्या टाइटल है, ये रूल भी मैं आपको करवा चुका हूं। ये देखिएगा, मैं कहता हूं आई मेट द किंग। अब यहां पर बादशाह जो है वो तो एक ही है जिससे आपकी मुलाकात हुई है, तो गिवन सिचुएशन के अंदर एक ही कैरेक्टर हो तो उसके साथ फिर दा का इस्तेमाल आता है। लेकिन अब किंग क्या है, ये बेसिकली एक टाइटल है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक डॉक्टर टाइटल है, ये उसका नाम नहीं है, ये उसका टाइटल है। तो अगर किसी टाइटल के साथ उसका नाम भी लिख दिया जाए फिर दा इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं कहूं आई मेट द किंग जॉन, अब ये फिर यहां पर दा का इस्तेमाल नहीं आएगा। इसी तरह आई मेट द डॉक्टर, मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई, अब मैं कहूं आई मेट द डॉक्टर अली, अब डॉक्टर के साथ हमने उसका नाम भी लिख दिया है तो फिर यहां इससे पहले दा का इस्तेमाल नहीं होगा। ज़रफ़शान गफ़ार ने कहा कि सर और जो सेंटेंस ही टुक मी टू ए डॉक्टर या ही टुक मी टू द डॉक्टर, देखें अगर तो अब आपने देखना है कि अगर आप इसको जनरलाइज कर रहे हैं तो फिर जो है वो आ जाता है कि ऐसा डॉक्टर जिसके बारे में आपको नहीं पता था, आपको कोई अंदाजा नहीं। अगर आप स्पेसिफाई करते हैं ही टुक मी टू द डॉक्टर, वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गया, इसका मतलब है कि ये आप वो उस डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिसको रीडर भी जानता है, राइटर भी जानता है, जिसको आप जानते हैं। ठीक है, हैदर कह रहे एक तो आप लोगों के इतने सवाल होते हैं। अच्छा जी, रिमशा ने कहा देयर इज अ मैन आई मेट, देयर इज द मैन आई मेट। अब देखो बेटा यहां पर ये ए मैन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये कोई आदमी नहीं है, ये वही आदमी है जिससे आपकी मुलाकात हो चुकी है, तो इसका मतलब है ये स्पेसिफाई हो गया। अब देखें, मैं चले इसको भी एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। ये रिमशा ने आई थिंक पूछा है या किसी और ने। देखें मैं कहूं, अगर बात हो रही है आई मेट ए मैन, मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई, पता नहीं कौन है, ठीक है, ही इज द मैन हु आई मेट, ये वही आदमी है जिससे मेरी मुलाकात हुई है। अब यहां पर देखिए, जब मुलाकात हो गई आपने स्पेसिफाई कर दिया तो फिर इसके साथ जो है वो आप इसको दा का इस्तेमाल करते हैं। जब आप जनरलाइज करते हैं कि पता नहीं कौन है, इसका पहली दफा जिक्र किया जा रहा है, तो फिर आप इसे जो है वो इसको आप जनरलाइज करते हुए फिर इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर 3-4 चीजें और हैं जी। बिल्कुल, जब कोई सेक्रेड बुक का नाम लिखा जाएगा तो उसके साथ दा जरूर आएगा कि कहाँ कहाँ जो है वो आप डेफिनेट आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इंशाल्लाह फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है मेरा बेटा। इसको दा इज वेरी कंफ्यूजिंग। रिमशा बिल्कुल यकीन करें, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, ये बहुत क्लियर कट रूल्स हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है, अच्छा जी, ये मैं ज़रफ़शान को भी एक आंसर कर दूं, फिर आप लोगों के बाकियों के क्वेश्चन। ज़रफ़शान का आई विजिटेड डॉक्टर अली लास्ट नाइट, सर प्लीज बताएं। अब देखें, जब आपने बेटा अली लिख दिया ना तो इसके साथ फिर आर्टिकल कोई भी नहीं आएगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब अगर आप ये कहें कि आई विजिटेड द डॉक्टर लास्ट नाइट, तो ये ठीक है। जब आपने टाइटल के साथ नाम लिख दिया तो फिर उसके साथ दा नहीं आएगा। सर अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट हो कि ही टुक मी टू डैश डॉक्टर, दा आएगा या एम ए आएगा? एन तो नहीं आ सकता, ए। अब देखें, इसके अंदर मैं जो आपको जो ज्यादा सेफ रूल है वो ये है कि जब गिवन सिचुएशन के अंदर किसी कैरेक्टर को पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, ही टुक मी टू द डॉक्टर, इसका वो किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गया, वो एक डॉक्टर के पास लेकर गया है, जिसके पास आप जब जाते हैं तो फिर जाहिर बातचीत होती है, मुलाकात होती है,
तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन के अंदर आपने उसको पार्टिकुलराइज कर दिया हुआ है। वो किसी एरा गैरा किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, वो एक के पास चला गया ना, तो जब वो एक के पास चला गया तो वो पार्टिकुलराइज हो गया। रमीज तो इसमें फिर दा इस्तेमाल होगा। जी हैदर कह रहे हैं एफएलपी सिलेबस, बेटा आपका एफएलपी सिलेबस जो है वो जहां तक मुझे याद पड़ता है वो अभी तक हम वोकैबुलरी के अंदर शायद जो है वो 65 वर्ड्स कर चुके थे जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। अगर 65 वर्ड्स कर चुके थे तो इसका मतलब है कि फिर वोकैबुलरी के अंदर 66 से लेके 85 तक वर्ड्स होंगे आज के टेस्ट में। अगर इससे पहले 85 कर चुके तो अगले 20 वर्ड्स आप ऐड कर लें। सना कह रही हैं कि वो डॉक्टर तो इसमें नेम तो नहीं है, फिर पार्टिकुलराइज कैसे किया गया? क्योंकि बेटा इस सेंटेंस के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर वो सिर्फ वही वाहिद डॉक्टर है जिसका जिक्र किया जा रहा है। वो हर डॉक्टर की बात नहीं की जा रही, उसे जनरलाइज नहीं किया जा रहा। नो सर 70 से ज्यादा किए तो बेटा अगर आपने 70 से ज्यादा किए हुए तो फिर उससे आगे ऑनवर्ड जो 20 वर्ड्स हमारे लास्ट एफएलपी में थे, एफएलपी में उससे आगे ही हैं, नेक्स्ट 20 वर्ड्स हैं। देखें ज़रफ शाह ने कहा लाहौर गेट या फिर देखो जब कोई, मैंने आपको अगेन कि जब कोई मोन्यूमेंट, कोई फेमस बिल्डिंग का नाम आ जाए तो फिर उसके साथ दा आता है। तो ये लाहौर गेट, जो लाहौरी गेट, ये लाहौर के जो 12 दरवाजे थे मशहूर थे, तो ये बेसिकली मोन्यूमेंट्स हैं हमारे लिए, तो इनके साथ जो है वो फिर दा का इस्तेमाल जरूर होगा। ज़रफ शान गफार बेटा समझ आ गई? बेटा ज़रफ शान मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेटली उसके अंदर दा आएगा। सना कह रही वोकैबुलरी कितनी है? बेटा ये अभी जो है ना आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, आज का टेस्ट जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद मैं आपको जो है ना वो टीचर असिस्टेंट अभी यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको मैसेज कर देंगे कि आपकी वोकैबुलरी कितनी है। ठीक है, आपने टेस्ट करने के बाद जाना नहीं है, अभी टीचर असिस्टेंट आपको जो है वो मैसेज कर देंगी यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर ही। ठीक है, चलें आज नो टेस्ट, ये टेस्ट मैंने सेंड किया तो था, देखिए आज का टेस्ट नहीं है एमडी कैट का, जरा पता करें जी। अच्छा जी, चलें आज शाम को आपका एफएलपी होगा, इसलिए जो है वो अभी क्लास में आज आपका टेस्ट जो है वो ऐड नहीं हो सका। ये अभी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में जो आपका एमडी कैट की मेन वॉल है कैंपस की, वहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ कि आज आपकी जो है वो वोकैबुलरी कितनी है। ठीक है, मैं ये इंशाल्लाह जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है तो उसके बाद मैं आपको जो है ये कर दूंगा वहाँ पर कैंपस के मेन पेज के ऊपर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।